शाम के 5 बजने वाले हैं और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन बिहार में किसकी बहार। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि 6 अक्टूबर तक हर हाल में अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हर हाल में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। यानी साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है। आयोग ने ये भी शर्त रखी है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। जिनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा, उनका तबादला अनिवार्य। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पटना का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद चुनावी ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगी, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। जो बिहार के मुख्य सचिव और हर एक विभागों के सचिव को जो पत्र लिखा है कि 6 तारीख तक आप अपना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लें, चूंकि किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा 6 तारीख के बाद और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पा सकेंगे। शुचिता से, ईमानदारी से निर्वाचन आयोग अपना काम करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी तैयारियों पर पूर्णतः तैयार है। जब कभी भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी, जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनावी समर में कूद जाएंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। बिहार के 243 सीटों पर हमारे संगठन के हर एक बूथ पर 10 यूथ तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनको मदद करने के लिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहा है जहां भी चुनाव होती है उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस तरह के निर्देश आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कहना भी क्या चाहिए। लेकिन ठीक है, इसके इतर क्या इलेक्टोरल रोल प्योरीफाई हुए, क्या ट्रांसपेरेंसी से इलेक्टोरल रोल बन गए हैं, क्या कोई भी जो लेजिटिमेट आदमी है वो छूटा नहीं है, हर मताधिकार को मत देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है जिस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और हर राजनीतिक दल खुद को मुसलमानों का हितैषी होने का दावा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है, खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है,
मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। ओवैसी ने जब खुद को मुसलमानों का नेता बताया तो बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पार्टी में मुसलमान नेताओं का नाम तक बताकर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। ओवैसी जी, अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। APJ अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमान क्यों याद आते हैं। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। वहीं आरजेडी ने तो लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता बता दिया। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, और ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद को मुसलमानों का नेता बताया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी पार्टी में मुसलमान नेताओं के नाम गिनवा दिए। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के MP हैं, वो केंद्रीय कमेटी से हैं। उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? चुनावी मौसम में हर कोई मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईजान का साथ किसे मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बढ़ते आगे, राहुल तेजस्वी सहित महागठबंधन के साथियों ने बुधवार को अति पिछड़ा के लिए कई घोषणा की थी, जिसको लेकर जेडीयू MLC नीरज कुमार ने राहुल गांधी और तेजस्वी पर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के महादलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोग उस दौर को भूले नहीं हैं जिस दौर में उनके लोगों का कत्लेआम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में किया गया था। इस दौरान नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये लोग जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें मां दुर्गा का अपना आशीर्वाद नहीं, मानदंड देगी। दलित और अति पिछड़ा वर्ग महागठबंधन के एजेंडा में है। कौन है वो गुनाहगार जिसने बाथे का नरसंहार में मां बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया? किसके शासनकाल में दलित पदाधिकारियों को अपमानित किया जाता था? और बदलता हुआ बिहार है। अब दलित राष्ट्रीय झंडा फहराता है और चीफ मिनिस्टर सैल्यूट करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चल रहा है बिहार में। बिहार में दलितों का छात्रावास चल रहा है, दलितों की गली बनी है। आपको तो जब मौका मिला तो उनको राजनीतिक नरसंहार तो किए ही, मानवीय नरसंहार भी हुआ। बीजेपी कोर कमेटी की जिलावार बैठक दूसरे दिन भी हुई। करीब 14 जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ ये बैठक हुई, जिसमें बारी बारी से सभी जिलों के विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों का फीडबैक लिया गया। इसी के आधार पर आगे उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अन्य बड़े चेहरे भी शामिल हुए। जिला वाइज कोर कमेटी को बुलाया गया था और जो पार्टी का आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में निर्देश दिया गया है और हर क्षेत्र के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। बस नटसेल में यही बातें हुई है बैठक में। बहुत अच्छी तरह से जिला वाइज बातचीत हो रही है। कोर कमेटी का जो सीट हम जीते हुए हैं उस कैंडिडेट के बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। अधिकतर कैंडिडेट हमारे अच्छे ढंग से जीते हैं, वो सब लोग लड़ेंगे। जो सीट हम हारे हुए हैं उस पर भी विचार लिया गया है। कमेटी की बैठक हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। बैठक में क्या बात, सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया गया टिकट को लेकर? नहीं, टिकट की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। चूँकि चुनावी समय है तो कुछ बातें होती हैं, लेकिन ये कोर कमेटी की बैठक थी। पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटना में कांग्रेस की बैठक बीजेपी के लिए शुभ है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां CWC की बैठक करती है, कांग्रेस वहां निपट जाती है।
और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार जो CWC की बैठक की गई उसके बाद से अब बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है और इस CWC की बैठक को लेकर बीजेपी के नेता ने हमला किया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, कांग्रेस की CWC की मीटिंग पटना में होना अत्यंत शुभ है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से पहले भी CWC की मीटिंग दिल्ली में की थी। तो जो लक्षण है, कांग्रेस जहां जहां जाके CWC का अपना पिटारा खोलती है वहां वहां चुनाव में उनके कैंडिडेट निपट जाते हैं। तो भाजपा के लिए शुभ संकेत है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजादी के बाद पहली बार भागलपुर के सनहौला प्रखंड पहुंचे। उन्होंने 301 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने अरार पंचायत में लाभुकों से संवाद किया है। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग सीएम को सुनने और देखने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर आए थे। सनहौला प्रखंड में मुख्यमंत्री ने लाभुक और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। साथ ही साथ 301 करोड़ रुपयों की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम को सुनने के लिए और देखने के लिए अप्रत्याशित भीड़ यहां पर उमड़ी है। अब नीतीश कुमार का कार्यक्रम खत्म हो गया है और यह जो लोग हैं अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं। सीएम को सुनने आए थे जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। बहुत सारी योजनाओं का सौगात दिए हैं भागलपुर। हाँ, बहुत सारी योजनाओं का सौगात दिए। हम लोग घर में बैठे बोर हो जाते थे। नीतीश जी ने हम लोग को बहुत अच्छा ये मौका दिया। हाँ, साथ ही साथ योजनाओं का उद्घाटन भी किया। हाँ जी, पहले स्कूल में सदानंद सिंह MLA जो था उसका उद्घाटन किया। पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लगता है कि क्षेत्र का कुछ विकास वगैरह होगा। विकास होगा। आप लोग सुनने के लिए आए थे? चलिए इस और तस्वीर देखिए कि कितनी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी है और काफी संख्या में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए खासकर महिलाएं और युवा पहुंचे हुए थे। बता दें कि नीतीश कुमार लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और सबसे खास बात है कि आजादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र में किसी मुख्यमंत्री का आना हुआ है। तो ऐसे में लोगों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जन सुराज संरक्षक पीके ने बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी के नेता भी पीके पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए पाटलिपुत्र कॉलोनी में 8.85 करोड़ की जमीन खरीद का आरोप लगाया। उन्होंने कई दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने प्रशांत किशोर पर पटना में संपत्ति खरीदने का भी ब्यौरा दिया। जो इस नटवर लाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का बहुत अमूल्य बहुमूल्य समय इस नटवर लाल के पीछे लगा रहे हैं कि आप ये सवाल पूछिए कि जो व्यक्ति कहता है कि न मैं मॉल बनाता हूं न घर खरीदता हूं, ये 9 करोड़ रुपए का घर किन पैसों से उसने खरीदा है? पटना के सबसे महंगे इलाके में लगभग 9 करोड़ का घर जिसके रजिस्ट्री के कागजात मेरे पास हैं, उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि HDFC का वो 2 अकाउंट जिससे तकरीबन 9 करोड़ रुपए आए हैं वो किसका अकाउंट है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दरभंगा का दौरा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार मिथिला शोध संस्थान के जीर्णोद्धार के लिए 48 करोड़ रुपए जारी करेंगे। 1951 में स्थापित इस संस्थान में हजारों प्राचीन पांडुलिपियां हैं जिन्हें डिजिटलाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री 2600 करोड़ की 9 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के दौरे पर रहेंगे और कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मिथिला शोध संस्थान, जहां हजारों ऐसे पांडुलिपि हैं जिसको यहां पर संरक्षित करके रखा गया है। इसके जब प्रगति यात्रा पर आए थे तो उन्होंने खुद से ये वादा किया था कि यहाँ इसका जो है जीर्णोद्धार होगा, भवन बनेगा और भी जो मूलभूत संरचनाएँ हैं उनका यहाँ पर विकास होगा। हमारे साथ यहाँ के DM सर हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कल प्रोग्राम आने वाला है, कल कितनी योजनाओं का उनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है सर? कल माननीय मुख्यमंत्री यहाँ मिथिला शोध संस्थान में इनका आगमन होगा और यहाँ पे प्रगति यात्रा के दौरान जितने भी अनाउंसमेंट हुए थे
करीब 9 योजनाओं का उनका शिलान्यास होगा, जिसकी कुल लागत करीब 2600 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा करीब 44 योजनाएँ और हैं जिसका शिलान्यास किया जाएगा, जो प्रगति यात्रा से अलावा जो अनाउंस हुए थे, और करीब 36 योजनाओं का 100 करोड़ से उद्घाटन होगा। एसपी सर हैं, और बता दें कि ये मिथिला शोध संस्थान जहां पांडुलिपि रखी हुई है, यहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार चोरी भी की घटना भी यहाँ हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब क्या यहाँ पर होने वाला है, और क्या लगता है कि यहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से 3 कर्मी है जो प्राइवेट सिक्योरिटी अभी जो हम देख रहे हैं, तो पहले से यहाँ नियुक्त है, और हम लोग भी डिस्कस करके यहाँ सुरक्षा अगर बढ़ाने की आवश्यकता है तो हम लोग उसका कदम उठाएंगे। उसके अलावा जो प्रोग्राम है, कल यहाँ जो प्रोग्राम है, यहाँ लाभुक लोग भी आएंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, और DFMD HHMD जो द्वारा उनका चेक किया जाएगा, और अंदर जो आदमी चिन्हित है, जो पास है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। यहाँ जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बुनियादी सुविधा और जो भवन है उसके लिए योजनाओं का सौगात लेकर कल दरभंगा पहुँच रहे हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।